साथ ही बात करेंगे सियासत की, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर येदियुरप्पा हुकूमत की पहली तौसी आज लंबे इंतजार के बाद हुई है और गवर्नर ने राजभवन में 17 वुज़रा को ओहदे और राजदारी की हलफ दिलाई है। हलफ लेने वालों में KS ईश्वरप्पा, जगदीश शेट्टार, बासवराज बोमई, R अशोक के अलावा आजाद MLA H नागेश को भी कैबिनेट का वजीर बनाया गया है। कैबिनेट में शामिल की गई शशिकला वाहिद खातून वजीर बनी है। येदियुरप्पा कैबिनेट में लिंगायत तबके से 7, OBC से 2, ब्राह्मण से 1, वोकालिगा से 3 और SC/ST तबके से 4 लोगों को वजीर बनाया गया है। CM BS येदियुरप्पा खुद लिंगायत तबके से आते हैं। वाज़ेह है कि पिछले महीने HD कुमारस्वामी की क़यादत वाली JDS कांग्रेस इत्तेहाद की सरकार के गिर जाने के बाद कर्नाटक में BJP ने सरकार बनाई थी और इस बार सूबे में सरकार बनाने में JDS और कांग्रेस के बागी MLA BJP के लिए मददगार साबित हुए थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या येदियुरप्पा सरकार JDS और कांग्रेस के बागियों को कोई इनाम देगी? लिहाजा ये इनाम अब मिला है कि उनको वजीर का पद दिया गया है। वाज़ेह है कि येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को चौथी बार रियासत के वजीर आला ओहदे का हलफ लिया था, लेकिन हलफ के 25 दिनों तक वे रियासत को अकेले ही चला रहे थे, जिसे लेकर अपोजिशन सैलाब और कानून इंतजामिया को मुद्दा बनाकर बार बार तंज कर रहा था। और इस पूरे मामले पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से फोन लाइन पे के अलावा यहां पर सीधे जुड़ गए हैं जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा। जयपाल, आपसे समझना चाहेंगे कि आज क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया था, उसके बाद तौसी जरूर कर दी गई, लेकिन तौसी के बाद क्या लगता है कि कौन कौन जितने भी लोग वहां से बगावत करके यहां पर आकर शामिल हुए थे, क्या उन सभी को जो मलाई, एक तरीके से हम कह सकते हैं मलाई वाली कुर्सी मिल गई है? जी देखिए, जो आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें सिर्फ 17 लोगों ने शपथ ली है। इसके अंदर में अगर एक नागेश को छोड़ दें तो वो एक निर्दलीय विधायक थे, उस वक्त में कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा देकर के उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। बाकी विधायक जो बागी हुए थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो उनको तो इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कम से कम नागेश को शामिल करके ये संकेत तो दिए गए हैं कि जिन्होंने उनका साथ दिया था उन्हें जरूर इनाम दिया जाएगा और नागेश मंत्रिमंडल के में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जो 16 आदमी हैं उसके अंदर में एक महिला है और जो 15 हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो जाने माने नाम हैं वो हैं। लेकिन इस बार जो येदियुरप्पा जो है बहुत फूक के कदम रख रहे हैं। 26 जुलाई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उसके बाद एक लंबा वक्त अकेले मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने राज्य को चलाया और काफी दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वो भी पूरा नहीं, अभी बिल्कुल आधा। तो एक तरह से देखें तो इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में येदियुरप्पा ने जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा है, क्षेत्रीय आधार का भी ध्यान रखा है और बहुत ही एक बैलेंस्ड फिलहाल क्या कहते दिया है। 17 सीटें अभी खाली हैं, उम्मीदवार बहुत हैं, देखना होगा कि अब आगे किसको क्या मिलता है। बिल्कुल, किसको क्या मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जयपाल, एक और चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौसम का वहां पर हालात है, मिजाज है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर सैलाब है और उसकी वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं। क्या अब इस हलफ बर्दारी के बाद ये उम्मीद की जाए कि अब जो है सरकार इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देगी? जी देखिए, बहुत अहम सवाल उठाया आपने। एक्चुअली जैसे ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। 17 मंत्री हैं और कर्नाटक के 17 जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर में येदियुरप्पा ने जो तमाम मंत्री हैं उनको प्रत्येक एक जिले का इंचार्ज बना दिया है। कई मंत्रियों के हिस्से में 2 जिले भी आए हैं कुल, और उनको ये कहा गया है कि वो अगले 2 दिन इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएं और वहां पर की जाके जनता से मिले, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको ना सिर्फ सुने बल्कि उसका हल भी ढूंढ कर दे। तो एक तरह से येदियुरप्पा ने यह कोशिश की है कि गुड गवर्नेंस जो कहा जाता है वो देने का उन्होंने एक संकेत जरूर दिया है। हालांकि देखना होगा कि अब अगले 2 दिनों के अंदर में किस तरह से होते हैं। और इस बीच राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एक बड़ा फंड भी इशू किया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उसका धीरे धीरे जो है उनको सॉल्व किया जा सके, उनका हल निकाला जा सके। और जयपाल, जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं कि अभी और भी ऐसी जगह है या फिर कह सकते हैं कि और भी ऐसी जो कैंडिडेट्स हैं जिनको अब आगे आने वाले वक्त में वुज़रा का पद जो दिया जा सकता है, वजीर उनको बनाया जा सकता है, क्या कोई नाम को लेकर अभी भी सुगबुगाहट है या फिर किसी के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई हमें नहीं बनाया गया, किसी ने इस तरह की कोई बगावत की बात निकलकर सामने आई हो?
जी देखिए, फिलहाल इस तरह की जब अभी 17 सीटें बाकी हैं और जाहिर है कि जब 34 सीटों का यहाँ पर जो यहाँ के सदन की जो सीटों की स्थिति है उसके आधार पर 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ 17 हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसकी बारे में उम्मीद की जा रही थी कि उनके नाम होंगे, हालांकि इस बार में नाम नहीं है। तो अभी फिलहाल ये कहने में बहुत जल्दबाजी होगी कि इससे लोगों की नाराजगी होगी। बिल्कुल, यानी कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी के हिसाब से चला जाएगा और देखना अहम होगा कि आने वाले वक्त में किन किन लोगों के नाम शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए जयपाल आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और ये जानने की कोशिश करते रहेंगे कि वहां की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। चलिए बढ़ते आगे, जहां पर हलफ लेने के बाद सभी वुज़रा ने बेहतर हुकूमत का दावा किया है और इस मौके पर सभी ने सैलाब मुतासिरों की मदद की यकीन दहानी कराई है। उधर कांग्रेस के रियासती सदर दिनेश गुंडू राव ने सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा किया और इस दौरान परेशान हाल लोगों ने उनसे अपनी परेशानियों को साझा किया। शिमोगा पहुंचे राव ने मोदी हुकूमत की गैर संजीदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दक्कन की तकरीबन सभी रियासतें सैलाब का जख्म झेल रही है और पीएम मोदी अपनी सियासत पर गामजन है। सैलाब पर उनकी खामोशी को निशाना बनाते हुए राव ने कहा कि मरकज जल्द से जल्द राहती पैकेज का ऐलान करे। सैलाब मुतासरों का हाल जानने के बाद राव ने रियासत से मुंतखब बीजेपी के 26 एमपीज की खामोशी पर भी सवाल उठाए। बीजेपी की मेंबरशिप कैंपेनिंग जारी है। तेलंगाना बीजेपी ने रियासत में 12 लाख लोगों को मेंबर बनाने का दावा किया है। रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण का कहना है कि रियासत में आज बीजेपी की वजह वो हैसियत हो चुकी है कि आवाम उसे टीआरएस के मुकाबले हर मोर्चे पर खड़ी देख सकती है। एक दिन पहले बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा जब तेलंगाना के दौरे पर थे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों को पार्टी की रुखनियत दिलाई। इस दौरान टीडीपी और दीगर जमात के 1 दर्जन से ज्यादा लीडरान बीजेपी में शामिल हुए। वाज़ेह है कि इस वक्त बीजेपी मुल्कगीर पैमाने पर मेंबरशिप कैंपेनिंग चला रही है और जिसके तहत बड़ी तादाद में अपोजिशन लीडरान पार्टी की रुखनियत हासिल कर रहे हैं। आज पूरे मुल्क में ईद गदीर की खुशी मनाई जा रही है। जगह जगह पर लोग खास नमाज अदा कर रहे हैं। आज ही के दिन हजरत अली शेर खुदा के खिलाफत का ऐलान हुआ था। इस मौके पर मुल्क के दीगर मकामात की तरह हैदराबाद में भी इमामबाड़ों और मजहबी मकामात में महफिलों का एहतमाम हुआ। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद गदीर की मुबारकबाद पेश की। हज्जतुल विदा से जब पैगम्बर इस्लाम वापस लौट रहे थे, मैदान गदीर पर खुदा की जानिब से ये पैगाम आया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू। तो चुनांचे पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि थोड़ी मुकाम की तब्दीली कर ये ऐलान करूँगा, मगर ये कि खुदावंद आलम ने चाह रहा था कि इसी मुकाम पर ऐलान हो, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने कहा था कसरतुल मुनाफ़िक़ीन क़िल्लतुल मुत्तक़ीन। 18 ज़िलहिज्जा का दिन था। चुनांचे कसीर मजमा तारीख़ में है कि 1.25 लाख का मजमा था। तो फ़ौरन फिर एक आयत नाज़िल हुई, वल्लाहु यासुमुका मिनन नास। वो पैगम्बर इस्लाम ने कजाओं का मिंबर बनाया, बालाए मिंबर आए पैगम्बर इस्लाम अली वली को अपने हाथों पर उठाकर ऐलान किए, मन कुन तो मौला हो फ़हाद अलीउन मौला, कि मैं जिन जिन का मौला हूँ अली उन सबों के मौला है। ये ईद अकबर है, इसकी मैं तहे दिल से तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ।